नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होगा, इसे लेकर हफ्ता 10 दिन पहले देश के तमाम अखबारों ने खूब खबरें छापी। पहले पन्ने पर छापी गई इन तमाम खबरों से क्या गजब का माहौल बना होगा कि चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो पेट्रोल सस्ता होगा। वैसे भी मेरे हिसाब से जब चुनाव में वोट धर्म के आधार पर ही पड़ना है तो पेट्रोल क्यों सस्ता होना चाहिए। 3 साल से जनता 90 से लेकर 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा ही रही है। सीएनजी भी अब डीजल और पेट्रोल के पीछे पीछे महंगी हो चली है। इस दौरान कई चुनाव तो हो ही गए, उनके नतीजों को छोड़ भी दें तो मुद्दों से कभी नहीं लगा कि पेट्रोल और डीजल से परेशान जनता के कारण केंद्र सरकार या कहीं की भी बीजेपी की सरकार दबाव में है। मगर हम बात करना चाहते हैं कि सूत्रों के हवाले से अटकलों के नाम पर खबरों को कौन चलवाता है, कौन छपवाता है और छापता है कि 10 रुपए पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, जनता को राहत मिलने वाली है। आप ही देखिए इन हेडलाइन से कैसे समा बांधा गया कि मोदी सरकार जनता को राहत देने जा रही है। पीएमओ और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हो गई, जल्दी ही राहत की घोषणा होगी। यह सूत्र भी कैसा है जो इतने सारे अखबारों को, चैनलों को खबरें दे रहा है मगर सामने आकर आधिकारिक घोषणा नहीं करता। तो क्या ये सारी खबरें प्लांट यानी प्रोपेगेंडा के तहत छपवाई गईं? अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की खबरें कहां से आ जाती हैं? कई जगहों पर एक ही तरह की हेडलाइन है, खबरों में एक ही तरह की सामग्री है। क्या यह समझा जाए कि कोई बहुत ध्यान से इन खबरों को छपवा रहा है ताकि उसकी जगह जनता का ध्यान ही ना जाए कि उस दिन की असली खबर कहां गायब हो गई। इतने सारे अखबारों में ये खबरें कैसे छपी जिसे खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि यह सब अटकलें हैं और इस तरह की रिपोर्ट किसी शरारत का हिस्सा लगती हैं। बताइए, जिन खबरों से सरकार का गुणगान किया जा रहा है उन्हीं खबरों को सरकार के मंत्री अटकलें और शरारतपूर्ण बता रहे हैं। खबरें छपी हैं कि तेल कंपनियों के साथ बैठक हुई है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं तेल कंपनियों के साथ कोई बैठक नहीं हुई। तो यह है भारत सरकार के मंत्री की नजर में भारत के मीडिया की साख और उसका हाल। यह सवाल मामूली नहीं है कि इतने सारे अखबारों और चैनलों की वेबसाइट पर एक ही तरह की खबर कैसे छपती है कि 10 रुपए तक पेट्रोल सस्ता होने वाला है और उसे कुछ दिनों के बाद पेट्रोलियम मंत्री शरारत करार देते हैं और नकार देते हैं। तो यह मीडिया किसके साथ शरारत कर रहा है, किसे गुदगुदा रहा है? अखबारों में छपने वाली और चैनलों पर चलने वाली खबरों से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस देश में जनता को कैसे हांका जा रहा है, भरमाया जा रहा है और भटकाया जा रहा है, किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं तेल के दाम को घटाना संभव नहीं क्योंकि हम बेहद उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, तेल के दाम कम नहीं होंगे। क्या मीडिया अपनी खबरों के लिए माफी मांगेगा? मंत्री के खंडन के बाद कहेगा कि उनकी खबरों में कोई शरारत नहीं थी, 10 रुपए लीटर कम करने की बात हुई थी और यह किसी बैठक में तय हो रहा था। जाहिर है गोदी मीडिया अब इस पर चुप रहेगा, कन्नी काट जाएगा। वैसे गोदी मीडिया चाहे तो हरदीप सिंह पुरी को उनका ही यह पुराना बयान याद दिला सकता है। ज्यादा पुराना नहीं है, यह बयान उन 10 दिनों के भीतर तो नहीं दिया गया जब मीडिया 10 रुपया लीटर सस्ता करने की खबरें छाप रहा था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में राजस्थान में विधानसभा चुनावों के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में कह दिया कि राजस्थान में अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो देश के बाकी हिस्सों के बराबर यहां पेट्रोल और डीजल के दाम हो जाएंगे। अगर चुनकर आ गए तो राजस्थान में पेट्रोल 11 रुपए 80 पैसे तक सस्ता हो सकता है। आखिर मंत्री जी 11 रुपए 80 पैसे के हिसाब से कैसे पहुंचे? जरूर किसी के साथ बैठक हुई होगी, किसी अधिकारी ने बताया होगा। खुद पेट्रोलियम मंत्री राजस्थान चुनाव के समय पेट्रोल 11 रुपए 80 पैसे सस्ता करने की बात कह रहे थे। 1 महीना हो गया राजस्थान में सत्ता में आए हुए। मंत्री जी बता दें कि वहां पेट्रोल 11 रुपए 80 पैसे सस्ता कब होगा? क्या मंत्री जी अटकलें लगा रहे थे, शरारत कर रहे थे? राजस्थान चुनावों के दौरान बीजेपी ने पेट्रोल और डीजल के दाम करने के वादे किए और संकेत के रूप में वादे किए
इसे अपने भाषणों में बहुत नेताओं ने अहम स्थान दिया। जाहिर है फिर खबरों को तो डांस करना ही था। खूब खबरें छपती रहीं कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम कम होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कई रैलियों में इसे मुद्दा बनाया। कहा करते थे कि सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सावधानी से शब्दों का चुनाव किया। पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा की बात की, घटाने का जिक्र नहीं किया। चूरू में पेट्रोल का रेट क्या है? 109 रुपये के आसपास रहता है ना, 109 रुपये आसपास रहता है ना। और बगल में हरियाणा में क्या है? पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। आप हरियाणा जाते हैं तो वहां पेट्रोल का दाम 96-97 रुपये होता है। आप जो 10-12 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किसकी तिजोरी में जा रहा है भाई? आपका बस किराया महंगा है, स्कूटर बाइक चलाना मुश्किल है, ये कांग्रेस की लूट के कारण हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तो पूरे देश के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है, तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अब दाम घटाने से ही इनकार कर दिया। क्या अब वे राजस्थान में भी दाम घटाने के अपने वादे से मुकर रहे हैं या उस पर कायम हैं? प्रधानमंत्री ने समीक्षा का वादा किया है तो दाम घटने चाहिए। मीडिया ये सवाल पूछेगा नहीं, बस किसी और खबर को लेकर माहौल बनाने लग जाएगा। आजकल राम मंदिर के बहाने भारत का मीडिया तीर्थ यात्रा पर है। कोई पूछेगा भी कि आपकी पत्रकारिता कहां गई, तो जवाब दे देगा कि हम क्या जाने, हम तो दिन रात अयोध्या कवर कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। मीडिया यह नहीं पूछ पाएगा कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान में पेट्रोल कब 10 रुपए या 11 रुपए 80 पैसे सस्ता होगा और पूरे देश में पेट्रोल कब सस्ता होगा। तो आपने देखा कि राजनेता और मीडिया मिलकर किस तरह से माहौल बनाते हैं और फिर काम हो जाने के बाद किसी और विषय पर माहौल बनाने चले जाते हैं। 3 जनवरी को मंत्री जी कहने लगे कि हालात उथल पुथल के हैं, तेल कंपनियों से दाम कम करने के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इन खबरों में तो कितना कुछ छापा गया। यह भी छप गया कि अब तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, इसलिए जनता को राहत देना संभव हो सकता है। एक चैनल की वेबसाइट पर लिखा गया है कि कच्चा तेल महंगा होने के बाद 2022 में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 17 रुपए और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। लेकिन कच्चे तेल का दाम गिरने के बाद स्थिति बदल गई। तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 8 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक का मुनाफा हो रहा है। इस समय कच्चे तेल का दाम अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास चल रहा है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $76 प्रति बैरल और WTI क्रूड $71 प्रति बैरल के आसपास है। ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चा तेल का दाम आने वाले समय में और भी कम हो सकता है। ये सब मैंने एक वेबसाइट से पढ़कर आपको बताया। यूक्रेन रूस युद्ध के एक दौर में, एक हिस्से में जब कच्चे तेल का दाम $80 प्रति बैरल से भी ऊपर गया तो दाम बढ़ाए गए। लेकिन युद्ध तो अब भी जारी है, फिर भी कच्चे तेल का भाव घटता जा रहा है। तब दाम क्यों नहीं कम हो रहे? तमाम खबरें हैं। रूस से आयात के कारण भारत को काफी लाभ हुआ, भारत की कंपनियों को। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि रूस से आयात के कारण वित्त वर्ष 24 के आधे हिस्से में भारत की तेल कंपनियों को $3.3 अरब की बचत हुई। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं उथल पुथल का दौर है, मगर इसी दौर में तो तेल कंपनियों को इतना मुनाफा हुआ कच्चे तेल के दाम घटने के कारण। तब जनता को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा?
दूसरी तिमाही में देखिए इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का मुनाफा 12,967 करोड़ रुपए का हो गया, बीपीसीएल का 8,501 करोड़ रुपए का। रूस से मिलने वाले सस्ते तेल के कारण काफी बचत हुई, तब भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि आज के भारत में कंपनी ही तो जनता है। अगर उसे बचत हो रही है तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। रही बात असली जनता की, तो उसकी जेब से कमाई हवा होती रहेगी, मगर जो जगह खाली हो रही है उसकी जगह धर्म की राजनीति का सुख भरता जाएगा, जिसे मैं हिंदू सुख कहता हूं। हिंदू सुख में डूबी जनता अब यह समझने के लायक ही नहीं रही कि वह केवल धार्मिक मुद्दों पर एक्टिव होती है। महंगाई से लेकर यौन शोषण के मुद्दे उसे किसी और ग्रह के नजर आते हैं। तो खबरों को किस तरह लिखा जाता है, माना जा सकता है, कहा जा सकता है, सूत्रों ने कहा है, इन सब के आधार पर माहौल बनाने वाली पत्रकारिता का टायर सरकार ने ही पंचर कर दिया। इसी तरह जब हिट एंड रन के मसले को लेकर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर गए तो गोदी मीडिया इस कानून के समर्थन में हुंकारे भरने लगा। पीछे से सरकार ने उस कानून पर रोक लगा दी। यह हाल हो गया है गोदी मीडिया का। किसी को रिसर्च करना चाहिए कि गोदी मीडिया सरकार को क्यों इतनी गंभीरता से लेता है और सरकार गोदी मीडिया को गंभीरता से क्यों नहीं लेती है। सवाल समझने के लिए वीडियो दोबारा देखें। यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है। लिखते हैं कि कच्चे तेल के दाम लुढ़क रहे हैं, पर मोदी सरकार की लूटखोरी पर कोई लगाम नहीं है। मोदी जी के मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि तेल कंपनियों से दाम घटाने के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तेल कंपनियां हर एक लीटर पेट्रोल पर जनता से 8 से 10 रुपए और डीजल पर 3 से 4 रुपए मुनाफा कमा रही हैं। 50 सालों में सबसे कम हुई जनता की बचत का हिसाब देश भाजपा के अच्छे दिन के झूठे भाषणों और खोखले विज्ञापनों में ढूंढ रहा है। अब आते हैं एक दूसरे मामले पर। हाल ही में जब कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक ने बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के करीबी के चुने जाने पर खेल से संन्यास का ऐलान किया, तब मीडिया ने कवर तो किया, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से विपक्ष को टारगेट करते समय कवर किया जाता है। डिबेट शो के जरिए माहौल बनाया जाता है। साक्षी मलिक को लेकर मीडिया में एक तरह की चुप्पी पसर गई। इतनी बड़ी खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया था। केवल मीडिया ही नहीं, समाज ने भी इन खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया। अब ये वीडियो देखिए। ये इन खिलाड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया गया है, उसका वीडियो है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं जो इन खिलाड़ियों के खिलाफ पोस्टर लेकर आए हैं? कह रहे हैं कि इनकी वजह से कुश्ती की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, खेल पर असर पड़ रहा है। खुद बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया था कि ओलंपिक में कम समय रह गया है, कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो रही हैं, लेकिन यहां तो इन तीनों के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन का आयोजन कर दिया गया। तो इस देश में इस तरह से माहौल बनाया जाता है। भारतीय कुश्ती संघ ने कहा है कि वह अपने निलंबन के खिलाफ चुनौती देगा। उसे निलंबन मंजूर नहीं, तो इस संगठन के लोग सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं। इनकी ताकत के आगे इन महान खिलाड़ियों को लेकर अब ऐसे ही पोस्टर निकाले जाएंगे। इससे यही पता चलता है कि हिंदू सुख में जनता पतन के और भी निचले पायदानों पर अपना शीश नवाने के लिए बेताब है। हमारी कुश्ती ये गेम जो है बिल्कुल बंद हुए पड़े, इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। उसे खोलो, हमारे कंपटीशन कराओ। हमारे साल खराब हो रहे, समय खराब हो रहा है, मेहनत खराब हो रही है, पैसा खराब हो रहा है। इस टाइम पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस टाइम पे हम यहाँ पे खड़े हैं। खबरों को कैसे गायब किया जा रहा है और किस तरह से उनकी जगह दूसरी खबरें लाकर माहौल बनाया जा रहा है, हम इस वीडियो में इसी पर जोर दे रहे हैं। भारत के अखबारों से ऐसी खबरें अब गायब होती जा रही हैं जिनमें कोई सूचना हो, भीतर की बात का अंदाजा मिलता हो। जो सत्ता में है उनके लिए यह शानदार स्थिति है, मगर ऐसी स्थिति आप पाठकों के लिए अच्छी नहीं है। अब आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं, दोनों प्रधानमंत्री के कार्यालय और प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किए गए। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत के एक एक गांव में बिजली पहुंच गई है।
यह ट्वीट 2018 का है। अब आप यह दूसरा ट्वीट भी देखिए, आज ही यानी 4 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किया गया। इसमें लिखा है कि आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर के सीमांत के 2 गांवों में बिजली पहुंची है। आप ही बताइए, 5 साल पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि भारत के एक एक गांव में बिजली पहुंच गई है। तो अब ये 2 गांव कहां से निकल आए? मगर सवाल पूछेगा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ इलेक्टोरल ट्रस्ट का भी एक सिस्टम है जिससे राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप कभी नहीं जान पाते कि किस कंपनी ने किसे कितना चंदा दिया, मगर इलेक्टोरल ट्रस्ट से कुछ पता चल जाता है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट से बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला है? 2022-23 के दौरान ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को 200 करोड़ से अधिक रुपए मिले हैं। जितने बॉन्ड खरीदे गए उसका 70% हिस्सा बीजेपी को गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की यह रिपोर्ट है। इसमें सबसे अधिक चंदा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा कंपनी ने दिया है। इसी तरह मेक इन इंडिया का इतना नारा पीटा गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी पिछले 5 साल की खबरें उठाकर देखिए, ज्यादातर बार की खबर यही मिलेगी कि इस सेक्टर ने विकास का सूरज अभी नहीं देखा है, गिरावट ही है। आज ही खबर छपी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि 18 महीने में सबसे कम रही। कभी आपने टीवी पर इस सेक्टर की कोई तस्वीर देखी है? इसकी हालत देखी है? पता किया है कि सबसे अधिक रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की असली हालत क्या है? लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है? दरअसल आप टीवी चैनलों और अखबारों को पलटकर जो भी जानते हैं वो भ्रम के अलावा अब कुछ भी नहीं। यह महीना अयोध्या का महीना है। राम का नाम लेकर सारे चैनल अब पवित्र बताने लग जाएंगे अपने आप को। आप भी पत्रकारिता के उनके पापों को भूल जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।